वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह के हालात हैं आपको पता है कि मुल्क के अंदर 24-48 घंटे बड़े अहम हैं। क्या होने जा रहा है? अपोजिशन और हुकूमत के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मुल्क के अंदर जो सब यानी कि सियासी वो जो हुकूमत के साथ हैं वो जब बातें कर रहे हैं कि हम सोचेंगे कुछ टाइम के लिए, तो अपोजिशन भी और हुकूमत भी उनको मनाने में जो है ना उनके दर पर है। मुल्क के अंदर एक तल्खी बड़ी है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इतनी तल्खी न बढ़े कि गुफ्तगू मुश्किल हो जाए। हुकूमत ने एक दफा फिर कोशिश, शेख रशीद अहमद साहब ने कहा, जिस तरह सुलह की बात की है वो आपके सामने। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर एक बड़ा रिफ्ट पड़ा है। उन सियासतदानों से बात होती है जो अच्छी गुफ्तगू करे, जो गालियां नहीं दे उनसे नहीं होगी। मरियम औरंग साहब ने भी आज कहा है। मेरे साथ वो शख्सियत बैठे जो इस तरफ, अब आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस अली मादिल शेख साहब ने की, तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा कि पीटीआई हमारे लोग खरीदे गए हैं। चंद नाम थे बड़े अहम, उसके ऊपर थी। आज वो मेरी शख्सियत मेरे पास बैठी हुई है, मोहतरम जनाब दीवान सचल साहब, पीटीआई के बागी एमपी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बस, अस्सलाम वालेकुम सर। ये कह रहे हैं कि खरीदा है पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को, आपने बेचा है अपना वोट, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये जो आज इल्ज़ाम इन्होंने मेरे पे लगाया है कि मैंने अपना वोट और बाकी 3 लोगों दोस्तों ने अपना वोट बेचा है, इन बेचारों को एक्चुअली गिनती भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आता। जो खुरम खेड़ जमान और हलीमा दिल शेख ने आज अब्बा डब्बा जब्बा और एमी बकवास की है बैठ के, इनको ना बोलना आता है ना इनमें अकल है। सिंपल। पीपीपी के पास 99 वोट्स थे एमपी अपने, उनके पूरी ज्वाइंट अपोजिशन में मिला के 65 वोट थे। ठीक है, इन्होंने बाइकआउट कर दिया, बहुत अच्छी बात है जी। हम 4 मर्द के बच्चों ने वहां पहुंच गए। जी हम तो, हमारी मर्जी, हमारा वोट है। आप लोग लास्ट मिनट पे, अगर आप लोग ने बाइकआउट क्यों किया, या तो आप पहले फॉर्म नहीं भरवाते। आपको ये पता है इस इलेक्शन पे कम से कम भी 1 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है इलेक्शन कमीशन और सिंध असेंबली का मिला के। अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़नी थी इस बात पे कि जी वो फैसल वाडा से गलत छीनी गई है सीट, एक लॉजिकल बाइकआउट करना चाहिए था, तो फिर आपने फॉर्म क्यों भरवाए 5 लोगों से? आपने टिकट क्यों इशू की? और एन रात को 12 बजे आप कहते हो जी हमने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि आपको पता था आप हारे हुए हैं। अब मेरे को आप ये बताएं कि उस बाइकआउट में अगर मैं एस दीवान सचल इनकी बात नहीं मानता हूं तो ये मेरा अपना राइट है। मैं कोई बाउंड नहीं हूं कि हलीमा दिल शेख और खुरम खेड़ जमान कहें जी उल्टे लड़ जाओ तो मैं उल्टा लड़ जाऊं, सीधे हो जाओ तो सीधे हो जाओ। ये किसी और पार्टियों में होता होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये रवायत कभी नहीं थी। और ये जिन पार्टियों से आए हैं, हलीमा दिल शेख आज एक लोटे पे मेरी फोटो छाप के पूरी मीडिया में दिखा रहे थे, चारों की दिखा रहे थे। हाँ, मैं अपनी बात करूंगा, चारों की। असलम भाई, खैरियार साहब और करीमा केबल अपनी बात करेंगे, मैं तो अपनी बात कर सकता हूं। तो भैया हलीमा दिल शेख पहले नून लीग के पता नहीं यूथ विंग में कुछ थे, उसके बाद ये क्यू लीग में थे, यहां तक कि ये तो मिनिस्टर भी बने। जब क्यू लीग की किश्ती सिंध में डूबने लगी तो ये जम मार के पीटीआई में आ गए। 2015 की या 2018 की बात है, जब इलेक्शन हो रहे थे तो मेरे गांव के एमपीए थे, मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, अब उनकी डेथ हो गई, जहां मदद अली साहब, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये अनाउंस किया था कि हलीम आदिल शेख साहब आप तो फरियाल बीबी के पास टिकट लेने आए थे, जब आपको पीपीपी ने टिकट नहीं दी तो आप दोबारा पीटीआई में जाके आपने टिकट ली। अगर ये झूठ है, मैं नहीं बोल रहा, मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन अगर ये झूठ है तो हलीम साहब ने जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मेरे खिलाफ करते हैं तो एक जाम साहब के खिलाफ भी कर लेते, उनको कोर्ट का नोटिस भेज देते। इनमें अकल नहीं है बेसिकली। आज ये कह रहे हैं जी हमने वोट बेचा, जब एक आदमी के पास 99 वोट्स हैं और सामने आपने बाइकआउट किया हुआ है, आप 0 वोट की हैसियत रखते हैं। जो मिला हमारे कैंडिडेट आगा अरसलान को, एक भी वोट नहीं मिला। तो अगर मैं वोट वहां दूं या अपने सर पे रख लूं, उससे फर्क क्या पड़ता? मुझे आप बताओ ना मीर साहब, आप मेरे को बताओ उससे फर्क क्या पड़ता? ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने इल्जाम लगाया पता नहीं 5 करोड़, पता नहीं 50 लाख, मैंने तो 0 भी सही तरह नहीं देखे, इन्होंने क्या इल्जाम लगाया। मैं बोल रहा हूं या तो ये प्रूव करेंगे, मेरे वकील को मैंने बोल दिया, इनको मंडे सुबह को नोटिस मिल जाएगा कोर्ट का। अब या तो ये प्रूव करेंगे कि मैंने पैसे लिए,
यहाँ तो उठक बैठक कर लें कम से कम मीडिया के आगे आके, क्या आपने टाइम वेस्ट किया है? ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को। आप गए वहां, ये करेंगे डिसिप्लिन के खिलाफ, हम डिस्क्वालीफाई चाहते हैं, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन में आता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं दीवान सचल साहब, पीटीआई के बागी एमपी है जिन्होंने वोट सेनेट में दिया है, निसार खोड़ो साहब को ब्रेक का टाइम हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर आपको पता है, अहम लोग यानी कि अगर देखा जाए तो एक बड़ी रिफ्ट है पार्टी के अंदर, दूसरे भी साथी दर्जे हरारत भी बड़ा है। मेरे साथ हैं दीवान सचल साहब, पीटीआई के बागी एमपी है। सर, आप बात को कंप्लीट करें। वो कह रहे हैं कि आप हमारे टिकट पे एमपीए थे, हमने बाइकआउट किया, आप असेंबली क्यों गए? ये सब आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, क्या कहेंगे? जी, मैं मानता हूं मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने बाइकआउट किया, मुझे उस बाइकआउट का पता था, मैं उसके बावजूद गया। लेकिन आपको ये बाइकआउट का राइट किसने दिया? यहां से मेरा सवाल शुरू होता है। आप 3 लोग घर पे बैठ के कोई भी फैसला करें और वो पाबंद हो जाए सारी पार्टी पे, ऐसी कोई मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी में आया था। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन चल रहे थे। मैं उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 2013 में माइनॉरिटी विंग का सदर बना था सिंध का, ठीक है। खुर्रम शेर जमान को आज तक जितने भी ओहदे मिले हैं वो सब अपॉइंटेड मिले हैं। उन्होंने आज तक एक इलेक्शन भी, पार्टी की कोई इलेक्शन नहीं जीती है। हालत खुर्रम शेर जमान साहब की ये है कि अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, अपना कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे कुछ महीना पहले, आपको याद होगा। हाँ, ये हमारे क्लिफ्टन के एमपी है, ये भी आपको पता है। जो भी है पीएस 112 है शायद, 110 से, अब नया नंबर 110 है। ये हमारे एमपी है 110 से। केबीसी, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, केसीबी में 10 वार्ड है, सारे वार्ड हार गई पीटीआई, सारे वोट हम हार गए। मेरे साथ असलम अबड़ो साहब, ये भी बागी एमपी हैं, मोहतरम जनाब असलम अबड़ो, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। उनके ऊपर भी आज इल्जामात लगाए गए हैं, लोटों पे तस्वीरें लगाई गई हैं। असलम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। असलम साहब, वेलकम करता हूं शो में। जी जी, आपके दोस्त बैठे हुए हैं, मोहतरम जनाब दीवान सचल साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। सर, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हलीम आदिल ने, खुर्रम शेर जमान ने इल्जामात लगाए हैं, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, जिन्होंने इल्जामात लगाए, पहले आप उनके वोट गिनती करें कि उन्होंने वोट उठाए क्या है। इनकी अली बादल की इतनी हैसियत भी नहीं है जिसने 5500 वोट उठाए और मैंने 45,000 वोट उठाए। और मैं एक सियासी आदमी हूँ, 45 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ, और मैंने डंगे की चोट पे मैंने खुल के कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा इनको, कि मैं कोई छुप छुपा के नहीं आया। मेरा किरदार जो रहा है, अगर अच्छा किरदार मेरा रहा है, तो मैंने 13 में भी इलेक्शन जीती, मैंने 18 में भी इलेक्शन जीती, तो मेरा किरदार है। असलम अबड़ो नहीं कभी झुक सकता है, नहीं कभी बिक सकता है, नहीं उसको कोई खरीद सकता है। बात यह है कि जो पीटीआई है वो एक सिर्फ दुश्मन पार्टी है, अब तो पाकिस्तान दुश्मन पार्टी है वहां की बन गई है। तो वो अपने, हम सियासी आदमी है, हमने आवाम से वायदे किए थे, इकरार किए थे कि हमने डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम उनके लिए मसाइल हल करेंगे। 3.5 साल जब हमने देखा कि हम उनके मसाइल हल कर नहीं पा रहे, और ये पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है, शहीदों की पार्टी है, इनका एक जो है अपना, आप देखें कि अपने मुल्क के लिए भुट्टो साहिब शहीद हो गए, बेनजीर साहबा शहीद हो गई, और ये अवामी पार्टी है, इन्होंने अवाम के लिए काम किया है। तो जाहिर है हर आदमी तो ये सोचता है कि भाई जो पार्टी अवामी पार्टी है, हम अगर हमने वायदा इकरार किया तो वो हमारे पूरे नहीं हो रहे, तो ये तो आज तक किसी को जाता नहीं इनका। और मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई का वोट जैकाबाद में 13 में 2000 वोट इनको मिले थे। अली जैदी जैकाबाद से खड़े हुए थे एमएनए की सीट पे, 4000 वोट इन्होंने उठाए थे। अभी मेरे जितने अली बादल शेख ने, ये है लैंड माफिया का आदमी, इसने उठाए हैं 5500 वोट,
और मेरे जो अपने रिजेक्ट वोट हुए हैं जगाबाद 45,000 तो मैंने उठाए, 6,000 वोट मेरे रिजेक्ट हुए हैं वहाँ। ये मेरे रिजेक्ट जितने वोट भी जो उसने नहीं उठाए हैं, तो ये इसकी इतनी हैसियत भी नहीं है, इसका इतना कद भी नहीं है कि एक सियासी आदमी के लिए इतना बड़ा इल्जाम वो लगा रहा है। हमारा अगर किरदार बुरा होता तो हम कभी भी नहीं जीतते। हम 13 में भी जीत गया है, 18 में भी जीत गया, आपको पता है। और हमारा किरदार पूरे सिंध को पता है कि असलम आप लोगों का किरदार क्या क्या रहा है। वो कभी भी जो है बिक नहीं सकता। और मैंने आके कहा था कि मैं पीपल्स इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले आके मैंने अपने टीवी चैनल पे कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। तो मसला ये है कि ये लोग मुझे ये तो बताएं कि ये जो नारे लगा रहा था अपना कंटेनर पे कि IMF का जो है पैसा नहीं लेंगे, अब वो सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है। एक बात ये है कि पहले जिन्होंने लिया है उन्होंने काम किया। IMF से अगर पैसे लिए तो उन्होंने काम नहीं किया। अब ये एक बताए कि हमारे जो पाकिस्तान उसने लगाया, हमारे सिंध में उसने क्या दिया है। आज तक कोई फेडरल मिनिस्टर जो है अपना दूर सिंध नहीं किया है। और मैं आपको बताऊंगा, जब मैं छोटा था तो अच्छा उमर और माननीय सुब्रत का बात आए हुए थे, तो मैंने 3 बार पहले जो है वो मेरे ख्याल में आपके पास वीडियो होगी, और 1 लाख आदमियों ने वो देखी थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग काम क्या कर रहे हो करप्शन में। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, करप्शन इस वक्त पीछे वाले कर रहे हैं ना, कभी भी ऐसी करप्शन नहीं हुई है। ये इल्जाम लगाते हैं दूसरे पार्टियों में। भाई देखिए, मगर पीपल्स पार्टी काम तो कर रही है ना, MPS का काम कर रही है, आवाम का काम कर रही है, मिसाइल हल कर रही है। तो यही तो होता है एक सियासतदान के लिए चाहिए कि भाई वो अपने अवाम, और मैंने जो भी फैसला किया मैंने अपने जकाबाद के अवाम की वजह से फैसला किया, क्योंकि मैं अपने वायदे इख्तियार किए थे। अब मैं वो पूरा कर नहीं पा रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जो अवाम है कि जिन्होंने मुझे बगैर लालच के 2 दफा भी इलेक्शन जितवाया, तो अब अगर मैं उनको कुछ नहीं कर सका तो जाहिर है वो भी बोलेंगे कि भाई जो है ये अब इसको जो है ला रहे हैं और ये काम कर नहीं पा रहा। तो मसला ये है कि PTI अब जो है इनको जान छुड़ाना चाहिए। ये अब जो है अवाम दुश्मन पार्टी बन गई है, महंगाई हो गई है, आदमी अब कुछ करे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अभी तक कोई इन्होंने कोई MPA को कोई डेवलपमेंट नहीं दिया। एक प्रोजेक्ट मुझे बताए कि ये इनकी हालत ये है कि PK में दूसरा दफा उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ बंदिया के इलेक्शन जरीनो ख्वार हो गए। तो अली बादल की कोई हैसियत नहीं है कभी काफिली। ये लैंड माफिया का आदमी है, सारा दिन भागता है, सारा दिन ये लैंड माफिया में सीताने की पूरी टीम है। तो ये हैसियत नहीं है कि वो अपनों के खिलाफ बात करें। सही, टेलीफोन लाइन पर हैं असलम साहब। करप्शन है PTI के अंदर, लोग करप्शन कर रहे हैं, मुत्तफिक हैं? 500%। ये जो खुरम खेर जमान आज अब्बा जबा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं खुरम साहब से पूछता हूं कि 2013 के बाद जब ये MPA बने, इनको क्या CM हाउस का खाने का ठेका नहीं मिला हुआ था? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या असेंबली के फ्लोर पे आप एक बात करते हैं, ये मैंने नहीं कहा है, ये कुछ दिन पहले हमारे सिंध के PPP के मिनिस्टर है इम्तियाज शेख साहब, उन्होंने ये कहा है खुरम खेर जमान को। और खुरम खेर जमान में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि उनको जवाब दे सके, चुपचाप बाहर चले गए हॉल से उठ के। इन्होंने, मैं चैलेंज करता हूं खुरम को, आप अपना, आई एम अ टैक्स पेयर सिंस 1989, मैं खुरम को चैलेंज कर रहा हूं, आप अपना टैक्स के सारे रिकॉर्ड लेके आए, FBR के रिकॉर्ड लेके आए। आप पहले क्लिफ्टन में रहते थे, वहां से आप डिफेंस के बंगले में कैसे शिफ्ट हुए, ये आप अपना मनी ट्रेल दें। मैं आपको अपना 89 से लेके आज तक का पूरा मनी ट्रेल देने के लिए पाबंद हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं ओपनली, आप करें खुरम को फोन, बोले जी आप अपने FBR के सारे रिकॉर्ड लेके, आप 2 दिन, कल का शो है ना अभी तो आपके पास, कल का शो रखते हैं, अगले हफ्ते का शो रखते हैं, और मैं अपना FBR का सारा रिकॉर्ड लाता हूं 1989 से लेके आज तक। और खुरम ये बताए इसने ये गाड़ियां कैसे खरीदी, ये रीवो कैसे खरीदी, और ये घर में कैसे शिफ्ट हुए, पता तो चले। दूध का दूध और पानी का पानी। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूं अपना मनी ट्रेल दिखा दो, मैं तो अपना दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या खुरम दिखाने के लिए तैयार है? असलम साहब क्या जवाब देंगे इसके ऊपर? सर मैं कहता हूँ कि जो ये बातें कर रहा है बिल्कुल मेरे ख्याल में सच्चा बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल में सही कह रहा है। इसकी खुरम शेर जमान की भी कोई हैसियत तो नहीं थी। ये तो मेरे ख्याल में देखिए मैं बचा के जो ये फंक्शनों में जाके देता था, इसकी तो हैसियत भी कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, खुरम शेर जमान जब मैं उनके साथ था तो यही अलीम
अली बादल और इस खुदा की कसम गालियां देते थे इमरान खान को कि यार इसने तो तबाह कर दिया और हम कुछ काम कर नहीं पा रहे। ये वो बंदे हैं जो इलेक्शन में इलेक्शन का रिजल्ट आना था रात को सो गए और बीओ को बोला कि वैसे तो जीतेंगे हम नहीं, अगर रिजल्ट अच्छा आ जाए तो हमें उठाना। तो ये 10 लाख 15 लाख रुपए खर्चा करने वाले भी नहीं है, बस ये सिलेक्टेड हो गए, ये पूरी पीछे सिलेक्टेड पार्टी है, ये सिलेक्टेड है, कोई ये अवामी आदमी नहीं है। इन्होंने पहले कभी सियासत की है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अब इनको पता पड़ेगा कि इलेक्शन में मैं देखता हूँ कि ये जगह के कितने सिंध में सीटें उठाते हैं। कराची में भी एक सीट उठाएंगे, गवर्नर को बिठाया हुआ अली बादल का वो साथी है, वो मैट्रिक पास नहीं है, वो सिर्फ अपने जाती काम अली बादल और गवर्नर अपने जाती काम जो है वो कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? तो एक चीज तो मुझे पता है ना, तो ये जो है गैर सियासी आदमी है, इमरान खान गैर सियासी आदमी है, अली बादल एक लैंड माफिया का आदमी है, ये सारा ग्रुप जो है इनका जो सारा जो है गैर सियासी आदमी है, को सियासत का पता नहीं है, ग्रुप कैसे चलाया जाता, सियासत कैसे की जाती। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी जो है 45 साल शासन में गुजारी है, हमें पता है कि शासन कैसे होती है। तो हमने जो भी फैसला किया अपने अवाम के लिए फैसला किया। ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पर है। ठीक है सर, कह रहे हैं कि सिंध को नजरअंदाज किया, वोट जिनसे लिए उनको नजरअंदाज, कोई मुस्तकबिल नहीं है पीटीआई का। आगे क्या कहेंगे? पीटीआई को सबसे ज्यादा इन लोगों ने नुकसान दिया है। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, आर्टिकल 158 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिंध में पूरी गैस प्रोवाइड करना फेडरल गवर्नमेंट का फर्ज है। सिंध ऐसे अपना सदन के डायरेक्टर जाके हाई कोर्ट में लिख के दे के आते हैं कि सिंध की गैस पंजाब को दी जा रही है, जबकि पंजाब वाले मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप मेरी चीज नहीं छीन सकते। ये कौन कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ना। तो ये गैस किसका इरादा है? फेडरल गवर्नमेंट का इरादा है। ये जो असलम भाई बातें कर रहे हैं, आज भी हमारे इंटीरियर सिंध में, आप खुद इंटीरियर के, असलम भाई इंटीरियर के, मैं खुद इंटीरियर का हूं, 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये हम किसको इल्जाम देंगे? फेडरल गवर्नमेंट को ही देंगे ना। या ये भी हम कहे जी पुरानी गवर्नमेंटें कर गई, 3.5 साल से हुकूमत करने के बाद आप आज भी हर इल्जाम पुरानी गवर्नमेंट पर डाल दोगे, तो भाई आपके गले में कब आएगा इल्जाम? क्या ये खान साहब को पता नहीं है? पार्टी के सरबराह भी हैं। नहीं, खान साहब मेरे को एक हलीम को एक जवाब देने का बड़ा मूड कर रहा है। ये हर बात पे एक टोक मारता है, अली बाबा 40 चोर। जहां तक मैंने किताबें पढ़ी है, मेरी एक नॉलेज है, अली बाबा जो थे वो तो एक बहुत अच्छे आदमी थे, नेक अल्लाह पसंद आदमी थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अली बाबा किसको कह रहे हैं। 40 चोर तो चलो उनके जो आगे पीछे खड़े हैं। जो मेरे पास एक मुहावरा है, इसके लिए शायद अलीम भाई को भी अच्छा लगे। इमरान खान जो है ना, वो है ठाकुरों ने हिजड़ों की फौज बनाई हुई है। खान साहब तो ठाकुर बन गए, और ये जो हिजड़ों की इन्होंने फौज बनाई है ना, ये है इनका हाल। वो अली बाबा 40 चोर नहीं बोलो, क्योंकि अली बाबा तो बहुत अच्छे आदमी थे। शायद इनका मतलब यही है कि जरदारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एक डिफरेंसेस है। हाँ, शायद मेरे को माजरत करनी चाहिए। हाँ, मैंने शायद हिजड़ों के साथ नाइंसाफी की है। हाँ, तो एक माकूल इस्तेमाल करनी चाहिए। डिफरेंसेस हैं जरूर। 3.5 साल का अरसा जो है उसमें कुछ भी नहीं। ये बताए कौन सी बात पूरी हुई है? खान साहब कहते थे प्रोटोकॉल के मैं खिलाफ हूं, ये आपने भी सुना होगा। एक वीडियो वायरल हुई थी बीच में, अभी कुछ महीने पहले, तैमूर टालपुर साहब की। उनके शायद ट्विटर पे पड़ी हो, आप जाके ढूंढ लें, कि गवर्नर साहब के गाड़ी, खाली गाड़ी, एक उसमें उनका प्यारा सा कुत्ता बैठा हुआ था, जिनमें कुत्ता बोल लो, गाली मैंने देखी वीडियो वो, ठीक है, और उसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट चल रही है। गवर्नर हाउस की गाड़ी, गवर्नर साहब का कुत्ता, और उसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट चल रही है। तो हम ये प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं? यहां पे सिंध में उनके जानवरों को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और खान साहब कहते हैं मैं प्रोटोकॉल के खिलाफ हूं। मतलब लिटरली मैं गवर्नर हाउस और सीएम हाउसों को यूनिवर्सिटी बना दूंगा। आओ अभी चल रहे हैं, देख के आते हैं। नहीं, गवर्नर हाउस तो सिंध में, पंजाब में तो दोनों हमारे हैं। हाँ, केपीके में भी शायद दोनों हमारे हैं। हाँ, आओ ड्राइव पे चलते हैं, देखें कितनी यूनिवर्सिटियां खुली है। पेशावर में एक मेरे दोस्त की यूनिवर्सिटी तो है, इकरा यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस और सीएम हाउस यूनिवर्सिटियां नहीं बनी है वहां। शायद आपको ज्यादा पता हो। अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब भी नाराज हैं। नहीं भाई, यार किसी अखबार या टीवी पे मैंने देखा था कि इमरान इस्माइल साहब जाएंगे अलीम खान को मनाने। भाई इमरान इस्माइल साहब तो वो आदमी है कि अगर किसी दिन यूक्रेन और रशिया का आपस में फैसला हो जाए ना, और इमरान इस्माइल और अली जैदी वहां चले जाए, तो उनका दोबारा झगड़ा हो जाएगा। ये तो वो आदमी है कि दो दोस्त बने हुए हो ना, उनका झगड़ा करवा के आ जाते हैं। ये बनाएंगे किसी को?
जब इनके ये गवर्नर की तख्ती और मिनिस्टरों की तख्तियां उतर जाएंगी, मुझे बताओ इनको हाथ कौन देगा कराची में यार? इनकी पहचान क्या है? अली जैदी यूसी की इलेक्शन हार गया था, मैं तो यूसी जीता था 2001 में अपने गांव में, तालका जीता था इनफैक्ट। अली जैदी कराची में यूसी की इलेक्शन हार गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना के आपको बता रहा हूं। इनको बताओ 2000 ये जिस दिन उतरे, चाहे नो कॉन्फिडेंस के बाद उतरे या 2023 में तो बहरहाल उतरना है, उसके बाद मुझे बताओ इनको हाथ कौन देगा कराची खैर में? चले जी, मुझे भी कोई नहीं देगा, मुझे भी शायद कराची में कोई नहीं जानता 2-4 दोस्तों के अलावा। मैं गांव जाके मेरी बहुत इज्जत है, मेरा गांव है, मेरे अब्बू दादा का वहां पे बहुत नाम है। इनको तो इनकी तो पहचान क्या है? कितने इनकी ग्रुप हैं? पहचान ये है। पीटीआई में ग्रुप। मेरी बात सुने, आज असलम अबरो साहब से जो लाइन पे ही है, उनसे हम उनके बाबा, उनके वालिद साहब का पूछे, दादा का पूछे, तो एक हिस्ट्री है हमारी, हम सिंधियों की एक हिस्ट्री होती है। कराची वालों में भी बहुत इज्जतदार है, उनकी भी बहुत हिस्ट्री होती है। मैं इन दोनों की इनकी हिस्ट्री पूछना चाह रहा हूं। ये हलीम आदिल शेख के वालिद साहब कौन थे, दादाजी कौन थे, कई नाम किसी ने सुना है? कितने ग्रुप हैं पीटीआई के अंदर? कम से कम 5 सिंध में, बाकियों का तो मुझे नहीं 5 पता। ग्रुप हैं, कम से कम PTI 5 है। 5 ग्रुप पीटीआई। हाँ, इमरान इस्माइल साहब का भी ग्रुप है, अली जैदी साहब का भी एक ग्रुप है, खुरम खेर जमान साहब का भी एक ग्रुप है, और ऐसे औरों के भी दो आदमियों वाले ही ग्रुप है, लेकिन ग्रुप तो है। यानी कि अभी तो यार मेरे से मुंह नहीं खुलवा, मैं तो बहुत चीजें बता सकता हूं। मतलब हलीम आदिल साहब ने अभी एक अपनी बताया, कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था कि उनको एक बेटा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। सही, हाँ, वो ठीक तो है, अच्छी बात है, आपने अच्छी बात है। अच्छी। फिर उन्होंने बताया जी मैंने तो इनसे 2018 में लेकिन शादी कर ली थी, आप लोग को भले 2021 में पता चला। चलो ठीक है, तो भाई पर्सनल थोड़ा सा इससे नहीं हाँ। तो इससे तो फिर वो डॉक्टर आमिर लियाकती अच्छे है ना, कम से कम शादी करते, डंके की चोट पे तो करते हैं। छुप छुप के शादी करने का क्या लॉजिक है यार? ठीक है सर, आप क्या कहेंगे असलम साहब? पीटीआई के अंदर बड़े ग्रुप हैं, काफी ग्रुप बने हुए हैं पीटीआई के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जन से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गवर्नर का अपना ग्रुप है, जजी का अपना ग्रुप है, अली बादल का अपना ग्रुप है, खुरम का अपना ग्रुप है। लेकिन ये गैर शख्सी आदमी है ना, इन्होंने ग्रुप बना बना के कितने दफा इन्होंने प्रेसिडेंट चेंज किए हैं, कितने दफा गलत फैसले इन्होंने किए हैं। मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अलीम आदल जब काफिली छोड़ रहा था तो आसिफ साहब के पाँव पड़ा था, अल्लाह के वास्ते मुझे पार्टी में ले लो, और सीएम साहब की जो है ये तारीफें करता था। यही आदमी आज बकवास कर रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि अपना जहांगीर तरीन को देखिए, जिन्होंने इनके साथ सच्चाई से इमरान खान से रहा, वो उसको छोड़ गया। आज अलीम खान इसको छोड़ गया। जब असेंबली में ये अली बादल तकरीर करता था तो मुझे कहते था कि अल्लाह के वास्ते अपने साहब आप मेरे नजदीक बचे, ये पीपल्स पार्टी वाले मुझे मारेंगे। ये डर लोग तो इतना है, और कुछ को आज ये जो गलत जो है इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो मकसद ये है कि ये जो पीटीआई वाले हैं, तो मैंने आपको कहा कि सारा दिन जितना भी ग्रुप है, ये सारा दिन वो अपना एक इनका एमपी है अपना अरसलान, वो सारा दिन अपना बिल्डिंग कंट्रोवर्सी में बैठा हुआ है, ब्लैकमेल कर रहा है, किसी की बिल्डिंग बन रही है उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो सारा दिन ये अली बादल का भी यही काम है, खुरम का भी यही काम है। कोई इनके पास धंधा वगैरह कोई भी बोले, अली बादल का आज से आप 15 साल पीछे 20 साल पहले चले जाए ना, तो उसके बाद रेड की गाड़ी थी। वो ये खानदानी अमीर तो नहीं है, इसका सारी दुनिया को पता है, पूरे कराची वालों को पता है कि भाई इसका खानदान क्या है और ये है कहाँ का, और इसने जो है अपना वोट कितने 5,500 वोट में तो ये एमपी बना है, इसको तो शर्म आना चाहिए। सर ब्रेक का टाइम हो गया है, अब ब्रेक का टाइम हो गया है। आपकी बड़ी मेहरबानी असलम साहब, आपने टाइम दिया ना, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है। एमपीएस कुछ मुनहरिफ हुए, उसके ऊपर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका जवाब दे रहे हैं। 2 एमपी पीटीआई के ही एमपी हैं। बस कोशिश की जाए कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिसकी दिल आजारी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का हक है कि वो करें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरह के लोटे लाए गए वो भी एक महज़ब तरीका नहीं था। उसके ऊपर रिएक्शन तो जरूर आएगा, आप अगर कुछ कहेंगे तो उसके एक दीवान साहब, एक खान साहब ने कल्चर मुतारिफ करवाया, किसी को चूहा कहना, किसी को डीजल कहना, किसी को क्या भगोड़ा कहना, किसी को डाकू कहना, चोर। पार्टी का भी यही कल्चर है। देखिए जी, पार्टी का कल्चर तो आज पता चल गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन जिस तरह की तकरीर कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है ना सिंध में हमारे, तो इससे आपको अंदाजा तो हो गया कि पार्टी का कल्चर ये है कि वो एक लोटा लाके
आप 4 लोटे ले आते हैं, आप खुद लोटे हैं यार, आप 3-4 पार्टियां चेंज करके आए हैं, फिर अपने ऊपर भी यही कर लो। अच्छा, जो लोग पार्टियां छोड़ के हमारे पास आए हैं उन पे भी यही लेवल लगता है, क्या वो हलीम आदिल साहब करेंगे? अपना भी एक डाल दें फोटो, शाह महमूद कुरैशी का भी डाल दें, जहांगीर खान तरीन का, खैर जहांगीर तरीन तो आजकल बैट बुक्स में खैर डाल ही देंगे, फवाद चौधरी का भी डाल दें, फिर ये भी कहीं से तो आए हैं ना, 4-4 पार्टियां छोड़ते हुए हमारे पास, तो इनको भी उसी तरह का लेवल मिलना चाहिए। अव्वल तो मैंने अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है, नंबर 1 मैं पार्टी का ही हूं। शोकाज आया है, शोकॉज आया है, मैंने उसका जवाब भेज दिया। शोकाज में क्या लिखा है? शोकॉज में यही लिखा था कि आपने पार्टी के खिलाफ बात की है और वो गलत किया है। तो भाई पार्टी के खिलाफ तो जहांगीर तरीन ने भी की थी, हलीम खान साहब ने भी की अभी 2 दिन पहले, इनको तो कोई शोकॉज नहीं जाता। मतलब वो बात मसला वो है, जिसके नोट भरे हुए हो ना, जिसका जेब भरा हुआ हो, हलीम खान के नाम पे बोलते हैं वो हमारा भाई है, हम उससे बातचीत करेंगे, गवर्नर सिंध जाएंगे उनसे बातचीत करने। तो दीवान सचल क्योंकि शायद गरीब है इसलिए वो ये बात नहीं करते, नहीं तो शोकॉज। हलीम खान बात करे पार्टी के खिलाफ तो वो तो हमारा भाई है। मतलब ये कहते हैं जी 2 कानून नहीं होने चाहिए, हमारी पार्टी में 2 नहीं है, 12 कानून है। अगर आपका जेब भरा हुआ है तो आपको इज्जत की जगह मिलेगी, अगर आप थोड़े गरीब हैं तो वहां बैठ जाइएगा, अगर आप चमचागिरी बहुत अच्छी करते हैं तो यहां आ जाइएगा। 90% हमारी पार्टी चल रही है नोटों पे और चमचागिरी पे, जो जितनी चमचागिरी करेगा उतना ऊपर जाएगा। जितने आप यस सर बनेंगे, मेरे पुरानी एक बात बता रहा हूं, मेरे एमक्यूएम वाले सारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं, ये किसी जमाने में आए थे मुझे दावत देने कि आप एमक्यूएम ज्वाइन कर लें, तो मैंने इसी बात पे माजरत की थी कि यार मेरे को नहीं बनेगा। मतलब जब आप लोग जी भाई करते हैं तो वो गलत बात करें या सही बात करें, आप लोग की मजबूरी, आप जी भाई करते हैं, मैं वो जी भाई कर नहीं सकूंगा। तो अभी तो मैं, मेरी गाड़ी में शायद आज भी एक सीडी होगी, इनका एक गाना होता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, मजलूमों का साथी, हाँ। वो मैं आज तक सुनता हूं, मुझे आज भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरी वैसे इज्जत बहुत है लेकिन मैं जी भाई नहीं कर सकता। मेरे को ये बताया गया था उस टाइम पे पीटीआई में, ये इक्तदार से पहले की बात है। ये इक्तदार से पहले की बात है, 2012 में मैं तो पार्टी में 2013 की जनवरी में आया हूं, मैं तो तब की बात कर रहा हूं कि यहां कोई जी भाई का कल्चर नहीं है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। इक्तदार में आने के बाद वो सारे यूटर्न्स मुंह पे गिरे। मतलब 2016 में पीका लॉ आया, नवाज शरीफ साहब लाए थे, हाँ। खान साहब की एक ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है कि पीका लॉ बहुत ही गलत है, इसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस के खिलाफ है। ये क्या लॉजिक हुई? आज आप उससे ज्यादा सख्त पीका लॉ खुद ले आए। हाँ। सही। 2017 में एक एमनेस्टी स्कीम आई थी शायद खाका नबासी साहब के टाइम पे, वो बिल्कुल गलत थी, उसमें चोरों और लुटेरों को सारा मिल रहा था। अब तो आप खुद ले आज आप खुद ले आए कि 5% पैसे दो, जितने पैसे वाइट करने हैं वाइट कर लो। तो IMF ने भी अब तो एतराज उठा लिया एमनेस्टी स्कीम पे। आज का जो मैं कहीं इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून में पढ़ रहा था, अब वही बात है, मैं हलीम आदिल और खुर्रम को पूछो इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून है क्या, तो अल्लाह करे उनको मतलब भी पता हो। नहीं पता होगा, लीडर भाई ऑफ द एक, अपोजिशन हाँ, लीडर ऑफ द, कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है? इस तरह आप नहीं कहें, लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर मैं आपकी बात से खान साहब ने उनको बड़ी पोजीशन दी है, सर मैं आपको एक, यार मेरा थोड़ा फोन जो है ना, गरीब आदमी, उसमें क्या है, क्या बता दें? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं इस फोन को खोलूंगा। आप 1 मिनट का मुझे मौका। हाँ, आपको मौका जरूर दे रहे हैं कि ये एक मेरे पास वीडियो है। ये कब की वीडियो है? ये और इसका वॉल्यूम बंद है, आपके शो पे आने की वजह से मैंने अपना वॉल्यूम बंद कर दिया। इनसे पूछा गया SOPs का फुल फॉर्म बता दो। ये किससे पूछा गया? हलीम आदिल शेख साहब से। उनको SOPs का फुल फॉर्म नहीं है, एक वीडियो थी ये, सही करें। दोबारा सुना हाँ, आपके दोस्तों को। हाँ हाँ, SOPs का ये आया था, सबके पास चली थी, ये सबके पास चली थी। मैंने सर आपको क्या लग रहा है, ये आखिरी गवर्नमेंट है, मतलब पहली और आखिरी? नहीं, आप समझ नहीं रहे, मेरी शायद उर्दू इतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद इनकी होगी। मसला ये है कि आप किसी की लैंग्वेज का जब मजाक उड़ाते हैं तो फिर कम से कम आपकी लैंग्वेज साफ होनी चाहिए। किसकी लैंग्वेज का मजाक? हलीम आदिल साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिलावल साहब की, कि उनकी उर्दू अच्छी नहीं है। अच्छा, बिलावल साहब ने तो वैसे मेरा ख्याल है कहीं भी जाके ऑन रिकॉर्ड क्लेम नहीं किया होगा कि मेरे को उर्दू बहुत अच्छी आती है, नहीं किया होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरी तो खैर उनसे तो खैर थोड़ी बेहतर है, लेकिन ज्यादा अच्छी मेरी भी उर्दू नहीं है। हलीम आदिल साहब कोविड के दौरान रोज SOP, सिंध गवर्नमेंट SOP फॉलो नहीं कर रही, सिंध गवर्नमेंट SOP फॉलो नहीं कर रही, SOP की वो क्या कहते हैं, कोई वर्ड है, हाँ। SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाँ, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
उस पे किसी रिपोर्टर ने सिंध असेंबली में इनसे पूछ लिया, सर आप ये एसओपी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एसओपी बता दो तो होता क्या है। भाई साहब को तो ये भी नहीं पता था। मतलब वही बात है यार। मुझे आप अच्छा, उसके फौरन बाद पीएम साहब ने इनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया। आप पहले नजरियाती तौर पीपल्स में पीटीआई में पहली पार्टी आपकी पीटीआई, जी मेरी पहली पार्टी है। बहुत आपको अरसा हो गया है। खान साहब ऐसे लोग लगाते क्यों हैं? अगर खान आपका साहब एतराज, का भी वही मसला है भाई, जो बाकी पार्टी का देखे, पार्टी का पार्टी के अंदर जो, जमहूरियत ही नहीं है। पार्टी का जो कल्चर डेवलप होता है वो होता है चेयरमैन साहब से। कल्चर हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है। अगर खान साहब को ऐसी चीजें पसंद नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज करें, कुछ और करें, अभी कल के जलसे में खान साहब ने खुद ये बात मानी, कल या परसों के जलसे में, हाँ। कि मुझे आर्मी चीफ ने कहा है कि आप मौलाना साहब को डीजल ना कहें। ये बात इन्होंने आके जलसे में बता दी, और उसी तक अपनी किताब में जोशे खिताबत कोई 20 बार और उनको डीजल का होगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये सिर्फ जानवर न्यूट्रल होते हैं। पहले खुद कहते थे न्यूट्रल होना चाहिए सब। अच्छा, न्यूट्रल एम्पायर का क्लेम, जो क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर आए थे 89 में शायद, वो खान साहब आज तक उसका खुद ही क्रेडिट लेते हैं, और ये बात फैक्ट है। एज पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन ये इन्होंने ही किया था कि जी न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या जीत के बाद इल्जाम डाला जाता है कि एम्पायरों ने वो किया है, आपको सपोर्ट किया उन टीम को, इसलिए न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए। तो न्यूट्रल एम्पायर इलेक्शन में नहीं होने चाहिए। खान साहब कहना क्या चाह रहे थे मुझे तो समझ ही नहीं आया। वो क्या चाह रहे हैं कि मुल्क में जब इलेक्शन हो तो एम्पायर न्यूट्रल नहीं होने चाहिए? तो फिर हम 2014 में 126 दिन रोड पे ढोल क्यों बजा रहे थे? मैं भी था उस धरने में, आपको भी पता है, आप खुद भी आए थे, आपने भी कवरेज की थी। हाँ, मैं आया था मुझे। तब आपकी मेरी तो तब से दोस्ती चल रही है ना। आपकी आप खुद आए थे, फिर आप कवरेज किसकी करने आए थे? हम क्या चाह रहे थे? हमारी क्लेम ये था, और ये मैं आज भी मानता हूं हमारा क्लेम सही था, कि 2013 की इलेक्शन में रिगिंग हुई थी। ये बात ये मैं भी कहता हूं, मैं आज तक कहूंगा। मतलब आपकी गवर्नमेंट सिलेक्टेड है? नहीं, मेरी नहीं, मैं 2013 की मैंने कहा। ना ये 18 वाली सिलेक्टेड है। जिस तरह के हम कराची में सीटें जीते हैं, देखिए मैं पार्टी का उस टाइम पे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी था सिंध का। जब हम अपनी प्रोजेक्शन भी करते थे ना, तो हम 6-7 एमएनए सीटें गिनते थे कराची की, उसकी जगह हमें मिली 14। हमारे एक एमएनए है, दोस्त है मेरे, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूं आपको। उनको एक कोई साइड की सीट दी गई, जिनको उनको अपनी हदबंदियां भी पता नहीं थी कि मेरी कहां से कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है। उनको किसी रिपोर्टर ने फोन किया सुबह के टाइम पे, जी मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत गए, आप एमएनए बन गए। उन्होंने कहा यार मैं बड़ी उम्र का आदमी हूं, मेरे साथ मजाक नहीं करें, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये मैंने ने कहा। ये हमारे एमएनए ने कहा, जीत गए थे वो, अभी भी है एमएनए, मेरे दोस्त है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता। आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़ा करीब थे, और अब तो हालात का मुझे पता नहीं है। आपने ही कहा, प्रेडिक्ट किया था कि आपको बड़ा ओहदा मिलेगा, आपकी सोच से भी ज्यादा। कोई राब्ता हुआ इस लड़ाई के बाद? नहीं, लड़ाई से पहले हुआ था, कोई 6 महीना पहले मेरी सदर साहब से इस टॉपिक पे बात हुई थी। मैंने उनको ये बातें बताई थी कि मुझे इन बातों से पार्टी में तकलीफ है, कि हम कहते थे हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारे सारे चोर तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब खुरमखेड़ जमान, मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। मेरे को तो ये बात नहीं पता थी, इसके सबूत भी तो होने चाहिए। सबूत तो इम्तियाज शेख साहब ने कहा है ना, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सबूत होने चाहिए भाई, सबूत इम्तियाज शेख साहब ने कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली के बीच में खड़े होकर कहा है कि खुरमखेड़ जमान को सीएम हाउस के खाने का ठेका 2013 से मिला हुआ था। तो आप पीटीआई के एमपी हैं, आपने सीएम सिंध हाउस के क्यों लिया था ठेका? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सबूत तो यही होता है ना। सबूत ये होता है कि जहांगीर तरीन साहब का शुगर कमीशन में नाम था, उसके बाद उनको बिल्कुल पार्टी से हम लोग ने साइड पे कर दिया। क्या खुसरो बख्तियार का उसी शुगर कमीशन में नाम नहीं है? क्या वो हमारे पार्टी के मिनिस्टर नहीं है? क्या वो आज साउथ पंजाब के सदर नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताएं, खान साहब कहते थे जब मियां साहब पे इल्जाम लगे थे कि इनको रिजाइन करना चाहिए, जब क्लियर हो जाए तो वापस आ जाए। अलीम खान साहब ने तो ये करके दिखाया था, वो सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट में, उन पे नैब ने इल्जाम लगाया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब वो क्लियर हुए तो वो दोबारा आ गए। ठीक है, आज तक किसी और मिनिस्टर ने अपने ये किया है रिजाइन? कोई एक का नाम आप बता दें सर। नहीं तो खान साहब को नहीं नजर आ रहा ये बातें? हमारी वो एक बहुत अच्छी काबिल मिनिस्टर है जरताज गुल साहिबा, उनसे किसी ने पूछ लिया था जी कोविड-19 का क्यों है ये नाम 19? उन्होंने कहा जी कोविड में, खैर अपना कोविड में 19 वेरिएंट्स होते हैं, खैर 5 तो आ गए हैं, हो सकता है आइंदा बाकी 14 भी आ जाए।
हम तो इंतजार ही आखिरी कर रहे हैं बाकी सर, का। आखिरी अहम सवाल, मतलब इतना टाइम पीटीआई में देते हुए आप जा रहे हैं, जिस तरह मुझे एमक्यूएम का पता था, आपसे जिन्होंने राब्ता किया था मुझे वो भी पता था। एक चीज, अब आपको ऑफर तो होंगी यानी कि पार्टियों से कि आप हमारी तरफ आ जाएं, क्या सोचा है इस टॉक शो के बाद? अब पीटीआई वाले आपको लेंगे तो नहीं, और जिन शख्सियात का आप नाम लिया है वो बड़े करीब हैं। पीटीआई में मेरी जगह तभी बनती है जब ऐसे चोरों को हटा दिया जाए, ये जिनके मैं आपको बता रहा हूं। और मैं ये बात, मैंने आज इनको लीगल नोटिस भेजा है भाइयों को, अपने खुर्रम एंड हलीम को लीगल नोटिस किया जी, है लीगल इस नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। हाँ। कि भाई आपने इल्जाम डाला है, पता नहीं 5 करोड़ 50 लाख रुपए मैंने जो भी चोरी किए हैं, मतलब जो भी लिए हैं, किसी से भी लिए, तो इसका या तो आप सबूत दे दें या कम से कम 100 बार उठक बैठक ही कर लो, मैं ये भी मान लूंगा। मुझे इनसे पैसे नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं जी सॉरी करो, लेकिन सॉरी के साथ 100 बार उठक बैठक करो। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, अपना कीमती टाइम, बड़ी मुश्किल से आप आए। और इनको मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे को मजीद मेरी जबान ना खुलवाएं तो इनके लिए बेहतर है। मुझे ये भी पता है इनकी किस किस से दोस्ती है। ठीक ठीक, मैं बड़ी जाती बातों में नहीं जाऊंगा। जाती नहीं होना चाहिए, आप पुराने पार्टी के नजरियाती एक वर्कर हैं। आपने टाइम दिया बड़ी मुश्किल से मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद एक पार्टी के अंदर एक बड़ा रिफ्ट पैदा हुआ है, उनके खुद एमपीएस जो है ना वो बाहर निकले, आपको खुद पता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।